तो मैं शिवम शर्मा पेश हूँ आपके सामने लेकर आज केमिस्ट्री का अपना लास्ट चैप्टर और हमारा आज का चैप्टर रहेगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको कंफ्यूज करती हैं, चाहे वो आईयूपीएसी हो, चाहे वो आइसोमर्स हो, या फिर आप किसी भी रिलेटेड क्वेश्चंस को जो थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है उसको कैसे टैकल करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। ठीक है। और मैं बहुत छोटे-छोटे वीडियोज़ इसलिए ही बना रहा हूँ जिससे आपका ज़्यादा समय खराब भी ना हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को पढ़कर चले जाएँ। ठीक है? और अगर आप चाहते हैं कि मेरे ये वीडियोज़ का मैं रिवीजन कैसे करूँ, तो उसके लिए मैंने मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं और ये मॉक टेस्ट आपको हमारे ऐप पे मिलेंगे जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ठीक है? किस तरीके से आपको मॉक टेस्ट एनरोल करना है, किस तरीके से मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं, वो सारी चीज़ें, सारा प्रोसीजर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जो लिंक आपको दिया है वहाँ से आप उसको ऐप को डाउनलोड कीजिए। देन उसके बाद आपको जो बैच उसमें दिखेगा उस बैच को एनरोल कीजिए। वहाँ पे मॉक टेस्ट नाम से एक फ़ोल्डर बना हुआ है जिसके अंदर 2 फ़ोल्डर और बने हुए हैं, साइंस और मैथ। अभी आपको साइंस के मॉक टेस्ट वहाँ पे प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, फिर मैथ के भी मॉक टेस्ट वहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाए जाएँगे जिस तरीके से साइंस के दिए जा रहे हैं। हर चैप्टर के 2-2 मॉक टेस्ट हैं, यानी कि 40-40 क्वेश्चंस वहाँ पर दे रहा हूँ। तो कहने का मतलब क्या है, आप अपने आप को सेल्फ एनालाइज़ कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस अच्छी कर सकते हैं और बेहतरीन क्वेश्चंस आपको सारे मैं दे रहा हूँ, वो चाहे यूट्यूब हो, चाहे एप्लीकेशन हो या फिर वो पीडीएफ फॉर्मेट में हो। ठीक है? तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का केमिस्ट्री का आखिरी चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। पहला ही क्वेश्चन हमारे पास आता है, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर कार्बन कंपाउंड। यहाँ पर जो है ना कार्बन कंपाउंड के बारे में पूछ रहा है। सबसे पहले कार्बन के बारे में थोड़ी सी बेसिक नॉलेज हम देख लेते हैं। अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4। जो ये सबसे आखिरी वाली शेल होती है, इस शेल को हम हमेशा क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज द वैलेंस शेल। क्या कहलाती है ये? वैलेंस शेल कहलाती है। ठीक है? क्योंकि किसी भी एलिमेंट का जो नेचर होगा, जो उसका बिहेवियर होगा, उसकी वैलेंस शेल डिसाइड करेगी कि वो मेटल की कैटेगरी में जाएगा या नॉन मेटल की कैटेगरी में। या कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो मेटालॉइड्स हो जाते हैं, यानी कि वो पार्शियली मेटल कंडक्ट कर लेते हैं, पार्शियली नॉन मेटल की तरह बिहेव कर लेते हैं। ठीक है? अब ये डिसाइड कौन करता है? ये डिसाइड करता है वैलेंस शेल। अब वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके पास 2 ही रास्ते होते हैं, या तो वो डोनेट करने का रास्ता अपनाता है या फिर वो एक्सेप्ट करने का रास्ता अपनाता है। क्योंकि दुनिया में कोई भी एलिमेंट हो वो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है और अगर वो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है तो उसके पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचते हैं। या तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके अपने आप को स्टेबिलिटी में ले आए, या फिर जितने उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम पड़ रहे हैं उसकी स्टेबिलिटी के लिए उतने इलेक्ट्रॉन्स को वो क्या कर ले? किसी से ले ले। ठीक है? किसी से उसको एक्सेप्ट कर ले। तो 2 ही रास्ते उसके पास रहते हैं। अगर मैं कार्बन की बात करूं, अब एक्सेप्ट और डोनेट करने में हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। जब हम डोनेट कर दें तो हमारी एनर्जी वहां रिलीज हो जाती है और जब हम एक्सेप्ट करते होते हैं तो हमें एनर्जी चाहिए होती है एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है? तो कहने का मतलब क्या है, दोनों केस में हमारा एनर्जी का हमें रिक्वायरमेंट रहता है। अब अगर मैं कार्बन के पास बोलूं तो कार्बन की वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन अगर अपने आप को स्टेबल करना चाहता है तो उसको 4 और अदर इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है। अब कार्बन के पास दोनों चीजें सेम है। वो डोनेट भी 4 इलेक्ट्रॉन कर सकता है और वो एक्सेप्ट भी 4 ही करेगा। यानी कि जितना वो डोनेट करेगा उतना वो एक्सेप्ट करेगा। अब इस केस में, दोनों केस में क्या होगा कि दोनों केस में उसकी एनर्जी लगभग बराबर सी होगी। तो इस केस में कार्बन अपने आप को डोनेट भी नहीं कर सकता पूरे तरीके से। अगर वो डोनेट कर देगा तो उसका एग्जिस्टेंस जो होगा वो कहीं न कहीं उस पर क्या पड़ेगा? फ़र्क पड़ने लगेगा। एक्सेप्ट कर नहीं सकता क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए बहुत एनर्जी की आवश्यकता पड़ जाएगी। तो इस वजह से कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो सारे के सारे शेयरिंग करते हैं। क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन की। ठीक है? और इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग करते हैं उनके द्वारा जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड आपका वीक बॉन्ड होता है, इसमें भी 3 बॉन्ड आते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। यानी कि या तो 1 पेयर की शेयरिंग होती है या 2 पेयर की शेयरिंग होती है या फिर 3 पेयर की शेयरिंग होती है। जिसके आधार पर हमारे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन बने हुए हैं। ठीक है? वो भी हम आगे बात करेंगे उसके बारे में भी। तो अगर ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं इनके बारे में आपको 2 बातें याद रखनी है। ठीक है? पहली बात आपको ये याद रखनी है, पहली बात याद रखनी है कि ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो आपका वीक होता है। ठीक है? वीक होता है, स्ट्रॉन्ग जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, क्योंकि आयोनिक बॉन्डिंग नहीं है, कोवेलेंट बॉन्डिंग है। और उसमें भी शेयरिंग है, तो शेयरिंग आपको पता है कि शेयरिंग जो होगी वो स्ट्रॉन्ग तो हो नहीं सकती, वो तो आपकी वीक होगी क्योंकि वो तो एक तरीके का कॉन्टैक्ट है। कि जब तक किसी को अपनी स्टेबिलिटी बरकरार रखनी है तब तक इलेक्ट्रॉन उसके साथ बरकरार रहेगा एज अ शेयरिंग रूप में। ठीक है?
दूसरी बात क्या होती है, अगर कोवेलेंट बॉन्डिंग की बात करूं तो कोवेलेंट बॉन्डिंग अगर वीक बॉन्ड बना रहे हैं तो उनके पास जो आयंस भी होंगे ना वो भी वीक फॉर्म में ही होंगे, इस वजह से ये पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो दोनों बातें आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि कार्बन कंपाउंड्स के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। क्या ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं? तो बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि ये वीक बॉन्डिंग बनाते हैं, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन वीक होता है और इसलिए ये पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि हाँ, मोस्टली कार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं वो आपके पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। मोस्टली कार्बन कंपाउंड, वो मोस्ट कह रहा है, सारे नहीं कह रहा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट जो एलोट्रोप होता है कार्बन का वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन मोस्टली कार्बन कंपाउंड पुअर कंडक्टर ही होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, जैसे आपका इथेनॉल हो गया, वो कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। इसके बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन कंपाउंड इज नॉट स्ट्रॉन्ग। तो हाँ, ये भी बात अभी मैंने बताया कि ये वीक बॉन्ड बनाते हैं, तो इसलिए इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता। और चौथा ऑप्शन कह रहा है स्ट्रॉन्ग तो बिल्कुल नहीं होता, यानी कि सेकंड और थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दिस ऑप्शन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन के साथ इसका सही आंसर भी समझ आ गया होगा। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है C3H8 बिलोंग्स टू होमोलोगस सीरीज ऑफ विच। अब ये जो होमोलोगस सीरीज है, अब यहां से बात कर लेते हैं हम। फर्दर इस कोवेलेंट बॉन्डिंग को तीन भागों में बांटते हैं। ठीक है, ये जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड होता है ये तीन भागों में बंटता है, यानी कि तीन तरह की बॉन्डिंग कार्बन शो करता है। पहला एल्केन बॉन्डिंग, दूसरा एल्कीन बॉन्डिंग और तीसरी बॉन्डिंग कहलाती है एल्काइन। ठीक है, एल्केन जब कहलाता है जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ एक ही पेयर की शेयरिंग होती है। एल्कीन जब कार्बन और कार्बन के बीच में दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। और एल्काइन जब कार्बन और कार्बन के बीच में तीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। अब हमें कैसे पता चले, हम जस्ट इसके नेम से कैसे पता लगा पाएं कि ये एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है? तो उसके लिए हमारे पास इनके कुछ जनरल फॉर्मूले होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो जनरल फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूं, इस पर आधारित आपका सीधा सीधा एमसीक्यू आपसे पूछ लिया जाता है, जिसमें आपको स्ट्रक्चर बना के चेक करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप इस जनरल फॉर्मूले के साथ कंपेयर करेंगे और उसके बाद आपको ये पता चल जाएगा कि ये आपका एल्केन का है, एल्कीन का है या एल्काइन का है। ठीक है, अगर मैं एल्केन की बात करूं तो एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो आपका होता है CnH2n+2। CnH2n+2। यहां पर याद रखना, ये जो n है ना, n का मतलब क्या है? दैट इज द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड। नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, जितने कार्बन के कंपाउंड, मतलब जितना भी कार्बन होगा, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन लिख लेते हैं। जितने भी आपके पास कार्बन होंगे वो n की वैल्यू डिसाइड करेंगे। क्लियर है? उसके बाद अगर मैं एल्कीन का जनरल फॉर्मूला लिखूं तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। और सेम एल्काइन का अगर हम लिखेंगे तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-। क्लियर है? ये जो फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एल्केन, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ, किसका हो जाएगा ये फॉर्मूला आपका? ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा? एल्कीन का हो जाएगा। और ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा? आपका एल्काइन का हो जाएगा। ठीक है, इसके आधार पर आप किसी भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड का ये पता लगा सकते हैं कि वो किस तरह का नेचर शो कर रहा है। वो सिंगल बॉन्डेड शो कर रहा है, डबल बॉन्ड शो कर रहा है या फिर ट्रिपल बॉन्ड शो कर रहा है। और ये भी याद रखना, ये जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं इन्हें हम एक नाम से और जानते हैं, दैट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इनको क्या कहा जाता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है, इन्हें हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और जो सिंगल बॉन्डेड होते हैं इन्हें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। अब C3H8 अगर मैं ध्यान से देखूं, ये जो C3 है ये तो मुझे समझ आ रहा है। H8 को अगर ध्यान से देखा जाए तो 2 × 3 + 2, क्या यही 8 बना है या नहीं बना? यानी कि 2n+2 यानी कि एल्केन, यानी कि जो फॉर्मूला है वो किसका है? एल्केन का। किसका फॉर्मूला है? एल्कीन का। अगर आप इसका नाम पूछेंगे तो बिल्कुल इसका नाम होगा जी प्रोपेन। क्या नाम होगा? प्रोपेन। दिस कंपाउंड इज प्रोपेन। ये कंपाउंड आपका प्रोपेन है, C3H8। क्लियर है? अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो 3 कार्बन को पहले आपने सिंगल बॉन्डेड कनेक्ट कर लिया। अच्छा, एक बात आप इससे पहले वाले में और नोट कर लेंगे, ये जो कार्बन होता है ना, ये जो कार्बन होता है, कार्बन शोज टेट्रा वैलेंसी, 4 वैलेंसी शो करता है कार्बन। तो
कार्बन कार्बन के साथ एक साइड से तो खुद कनेक्ट हो जाता है, तो कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है किसी भी अदर एटम के साथ? सिर्फ 3 तरीके से जुड़ सकता है, क्योंकि चौथी साइड कार्बन अपनी ही कार्बन के कंपाउंड से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, तो वो कितनी जगह अपनी खाली रखेगा? 3 जगह उसकी खाली रहेंगी, क्योंकि चौथी जगह जो होगी वो कार्बन ने ही ढक रखी होगी। क्योंकि कार्बन कार्बन की बहुत लंबी चेन बनती है, कार्बन लॉन्ग चेन बना सकता है। ठीक है, अगर कार्बन इधर नहीं है तो फिर हम हाइड्रोजन लगाएंगे, अन्यथा कार्बन है तो फिर हम केवल 3 जगह यहाँ पर हाइड्रोजन सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी अगर मैं बात करूं तो देखो सिंगल सिंगल बॉन्ड है। अब कार्बन है टेट्रा वैलेंसी, एक वैलेंसी में तो उसने कार्बन के साथ बॉन्ड बना रखा है, 3 वैलेंसी छोड़ दी, यानी कि यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H। यहाँ कार्बन 2 जगहों से कनेक्ट हो गया, तो 2 जगह उसके पास बची H और H। यहाँ कार्बन सिर्फ एक जगह से कनेक्ट है, तो इसके पास 3 जगह बची H, H। अब आप हाइड्रोजन गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हाइड्रोजन हो गए, 3 कार्बन हो गए, यानी कि C3H8 जो है वो वास्तव में क्या है? सिंगल बॉन्डेड आपका स्ट्रक्चर है, जिसको क्या कहा जाएगा? एल्केन्स कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? एल्केन्स कहा जाएगा। ठीक है, मैं आपको और अच्छे तरीके से यहां पर भी समझा देता हूं। देखो, एक टेबल मैं आपको बनवा रहा हूं, ठीक है, हालांकि थोड़ा सा टाइम लग जाएगा टेबल में, लेकिन कोई बात नहीं, चलो आपको फिर दिक्कत नहीं आने की। मैं एक टेबल आपको बता रहा हूं कि अगर एक कार्बन हुआ तो इसको हम सिंगल बॉन्ड में मीथेन कहते हैं। डबल बॉन्ड कभी भी सिंगल कार्बन का बनता नहीं, और ट्रिपल बॉन्ड भी कभी नहीं बनेगा, क्योंकि एक कार्बन किसके साथ डबल और ट्रिपल बनाएगा? किसी के भी साथ नहीं बनाएगा। अगर कार्बन हुए 2, तो इसको क्या कहा जाएगा? सिंगल बॉन्ड में इसका नाम होगा इथेन, डबल बॉन्ड में इसका नाम होगा इथीन, और ट्रिपल बॉन्ड में इसका नाम होगा इथाइन। ठीक है, ये जो आपके शब्द है ना, ये एन, इन और आइन, यही रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये आपका सिंगल बॉन्ड है, ये आपका डबल बॉन्ड है, और ये आपका ट्रिपल बॉन्ड है। फिर ऐसे ही अगर 3 कार्बन हुए तो आप नाम बोलेंगे प्रोपेन, फिर ऐसे ही उसका डबल बॉन्ड का नाम होगा प्रोपीन, ट्रिपल बॉन्ड का नाम हो जाएगा प्रोपाइन। 4 कार्बन हुए तो नाम होगा ब्यूटेन, ब्यूटीन और ब्यूटाइन। 5 कार्बन हुए तो पेंटेन, पेंटीन, पेंटीन शैम्पू तो सभी ने सुना भी होगा नाम, पेंटाइन। ठीक है, 6 कार्बन हुए तो हेक्सेन, हेक्सीन और हेक्साइन। 7 कार्बन हुए तो क्या नाम होगा? हेप्टेन, बैकग्राउंड नॉइस को थोड़ा सा यार इग्नोर कर देना, हेप्टीन और हेप्टाइन। ठीक है, ऐसी अगर 8 कार्बन हुए तो सिंगल बॉन्ड में नाम होगा ऑक्टेन, फिर नाम होगा ऑक्टीन, और फिर नाम होगा ऑक्टाइन। 9 कार्बन हुए तो उसका नाम होगा नोनाइन, नोनीन और नोनाइन। और 10 कार्बन हुए तो नाम होगा डेकीन, डेकीन और डेकाइन, डेकाइन। ये जो मैंने आपको नेमिंग करी है ना, ये जो नॉमेनक्लेचर में बहुत काम आती है। अगर कार्बन का एक कंपाउंड है तो उसका नाम मीथेन होता है, मीथेन और मिथाइन जैसे कोई भी कंपाउंड नहीं होते। ठीक है, और मीथेन आपकी जहरीली टॉक्सिक गैस है जो सेप्टिक टैंकों में भी बनती है। आपने बहुत बार ये न्यूज़ों में सुना होगा कि सेप्टिक टैंक की सफाई करने उतरे वाले कर्मचारी मोस्टली इसी गैस के इनहेल की वजह से बेहोशी में उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, वही गैस है मीथेन, और इस मीथेन का हम इस्तेमाल करते हैं एज अ बायोगैस भी। ठीक है, गाँवों में इस्तेमाल की जाती है बायोगैस के रूप में मीथेन गैस। इसके बाद इथेन, इथीन, इथाइन, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन, ये सब क्या है? ये उसके नेमिंग है, ये उसका नॉमेनक्लेचर है कि अगर सिंगल बॉन्ड हुआ तो क्या नाम होगा, डबल बॉन्ड हुआ तो क्या नाम पड़ेगा, और ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो क्या नाम पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको C3H8 का नाम मैंने समझा दिया। इसका एल्केन, वैसे इसका जो कैटेगरी है वो एल्केन की है, और जो नेम है वो प्रोपेन है। ठीक है, अगला देखो, यहाँ नेमिंग करने में अब हमें आसानी होगी। अब अगर मैं इसका नेम करना चाहता हूँ तो सबसे पहले मेरे पास जो ऑप्शन आता है ना, याद रखना, जब भी हम किसी भी IUPAC को नेमिंग करते हैं तो उसमें हमें करनी होती है नंबरिंग। और नंबरिंग हम किधर से करें, ये सबसे बड़ा सवाल है। जैसे हमारे पास यहाँ पर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है CH3, C, CH3,
CH3, CH2 और CH3। ठीक है। अब यहाँ पर जो ये आपको दिया गया है ना, हमें इसकी नेमिंग करनी है, लेकिन दिक्कत ये है कि हम नेमिंग इधर से स्टार्ट करें या इधर से स्टार्ट करें। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हम हमेशा जो काउंटिंग करेंगे वो कैसे करेंगे। देखो, अगर अगर आपको किसी भी चेन में डबल बॉन्ड मिल जाए तो काउंटिंग में सबसे पहली प्रेफरेंस इस डबल बॉन्ड की ही रहती है। किसी भी कार्बन चेन में आपको कहीं भी डबल बॉन्ड दिख गया, सबसे पहली प्रेफरेंस आप डबल बॉन्ड की दे दो। लेकिन इससे पहले भी एक की प्रेफरेंस और होती है, वो होता है फंक्शनल ग्रुप, वो मैं आगे बताऊंगा। दूसरे पे प्रेफरेंस आप ट्रिपल बॉन्ड की देते हो। तीसरे पे प्रेफरेंस आप दे सकते हो साइड की, जो ये साइड ग्रुप होते हैं। ठीक है, साइड ग्रुप, या फिर यहीं पर मैं हेलोजेंस भी लिख दूं। ठीक है, हेलोजेंस में जैसे आप जानते हो किसे, क्लोरीन को, ब्रोमीन को, यही मोस्टली मिलते हैं, आयोडीन मिल जाता है। ठीक है, ये आपके हेलोजेंस हैं। ये भी साइड ग्रुप की तरह ही काम करते हैं। ये जो साइड ग्रुप होते हैं इन्हें हम एक नाम से और जानते हैं, इन्हें हम एल्काइल के नाम से और जानते हैं। दिस इज द एल्काइल ग्रुप्स। क्या कहा जाता है इसको? एल्काइल ग्रुप्स। ये एल्काइल ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, एल्काइल ग्रुप्स के अगर जनरल फॉर्मूले की बात करूं तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+1। ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है। कोई भी एल्काइल ग्रुप, कोई भी साइड ग्रुप अगर आपको पहचानना है तो इसी फॉर्मूले से आप उसकी पहचान करते हैं। ठीक है, अब यहां पर हमारे को जो काउंटिंग करनी है वो हमें किधर से करनी है। देखो, आपके सामने एक ब्रांच बनी हुई है। अब ब्रांच जब बनी हुई है तो काउंटिंग वहां से करनेंगे जहां से हमारे को सबसे बड़ी चेन मिले। अगर मैं यहां से काउंट करता हूँ, 1 2 3 4, 4 मिलेंगे। 1 2 3, ये तो बिल्कुल नहीं करोगे क्योंकि इसमें तो कम कार्बन मिल रहा है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि अब तीन साइड से काउंटिंग कर लो, तीनों साइड से आपको 4 4 कार्बन की बॉन्डिंग मिल रही है। तो इसका मतलब अब काउंटिंग में हमें ये तो पता चल गया कि मैक्सिमम कार्बन 4 ही हो सकते हैं। अब उसके बाद काउंटिंग हमें वहां से करनी होगी जहां से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा। डबल बॉन्ड पूरी चेन में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ट्रिपल बॉन्ड पूरी चेन में नहीं है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साइड ग्रुप आपको पूरी चेन में दिखेगा। साइड ग्रुप वो होते हैं जो काउंटिंग में नहीं आएंगे, क्योंकि जब आप 4 की काउंटिंग करोगे, जब सपोज करो आपने काउंटिंग ऐसे करी 1 2 3 4, तो आप देखोगे 2 कार्बन ऐसे हैं जिनकी काउंटिंग ही नहीं होगी। ना इसकी काउंटिंग हुई ना इसकी काउंटिंग हुई। जिस भी कार्बन की काउंटिंग नहीं होती है वो कार्बन कंपाउंड साइड ग्रुप या एल्काइल ग्रुप में आ जाता है। तो ये दोनों के दोनों एल्काइल ग्रुप बन गए, साइड ग्रुप बन गए। अब तीसरी प्रेफरेंस इसी की थी। तो अगर मैं यहां से काउंटिंग करता 1 2 3, तो तीसरे पर आते। जब मैंने काउंटिंग यहां से करी 1 2, तो ये दूसरे पर ही आए। तो मुझे हमेशा काउंटिंग वहां से करनी है जहां से मेरी ये चीजें पास पड़ती हैं। तो मेरी जो पास पड़ी चीजें वो लेफ्ट से राइट की तरफ पड़ी। अब नेमिंग कैसे करेंगे? इस 2 पर 2 साइड ग्रुप है। अब साइड ग्रुप में भी याद रखना, इससे पहले वाले में मैं आपको बता देता हूं, यहां हम एक साइड ग्रुप का टेबल और बना देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको 3 ही ग्रुप की पहचान करनी है, बस 3 ग्रुप लिखूंगा साइड ग्रुप में। देखो, अगर एक कार्बन का साइड ग्रुप हुआ तो इसे कहा जाता है मेरे भाई मिथाइल ग्रुप। 2 कार्बन के साइड ग्रुप को कहा जाता है इथाइल, और 3 कार्बन के साइड ग्रुप को कहा जाता है प्रोपाइल। पहचान क्या है? मिथाइल का फॉर्मूला होता है CH3, इथाइल को बोलते हैं C2H5। ठीक है, और अगर आप इसकी बात करेंगे तो इसको बोलते हैं C3H7। दिस इज द प्रोपाइल। बस 3 नाम याद रखो। CH3 दिखा तो मिथाइल, C2H5 दिखा तो इथाइल, C3H7 दिखा तो प्रोपाइल। ठीक है, अब यहां पर हमें नेमिंग करनी है। तो हमारे को जो दूसरा नंबर का ये कार्बन है, जो दूसरे नंबर का ये ग्रुप है, इस पर हमें जो दिख रहा है वो क्या, कौन सा ग्रुप दिख रहा है, कौन सा साइड ग्रुप दिख रहा है? आपको भी मिथाइल है दोनों तरफ। आप इसे इथाइल मत बोल देना, इथाइल होगा तो एक ही साथ लिखा हुआ होगा दोनों कार्बन। अलग अलग देख के मत सोचना 2 कार्बन हो गए तो इथाइल है। भाई पोजीशन दोनों की भले ही 2 पर आ रही है, लेकिन दोनों जुड़े तो अलग अलग करके है ना, तो इसलिए दोनों एक एक कार्बन के कंपाउंड है। तो ये भी मिथाइल हो गया, ठीक है, और ये भी मिथाइल हो गया। तो अगर आप इसकी नेमिंग दोगे तो सबसे पहले आपको साइड ग्रुप का नाम लिखना होगा। नेमिंग कैसे दी जाती है? जितने नंबर पर आ रहा है आप कहोगे 2 पर, 2 पर 2 ही मिथाइल आए हैं तो आप कोमा लगा के एक 2 और लिखेंगे, क्योंकि एक 2 एक मिथाइल को दिखाएगा, दूसरा 2 दूसरे मिथाइल को दिखाएगा। आप यहाँ शॉर्टकट में काम नहीं करेंगे। अगर एक पे ही सारी चीजें लिखी हुई हैं तो उसको उतनी बार में दिखाना पड़ेगा। 2 2 फिर हाइपन लगा के लिखेंगे मिथाइल। ठीक है, मिथाइल। हालांकि मिथाइल भी नहीं होगा, एक मिनट, क्योंकि जब सेम जैसी 2 चीजें हो जाती हैं तो वहां पर हम एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं डाई। डाई का मतलब क्या होता है? जब एक ही ग्रुप के 2
सेम चीज आपकी एक ही नंबर पर आ जाए तो उसको डाई से दिखाना पड़ता है। ठीक है, डाई, मिथाइल, और 4 कार्बन की नेमिंग अभी मैंने बताई थी, सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो ब्यूटेन। तो उसका जो आईयूपीएसी नेम होगा वो 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन होगा, यानी कि ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। अगर आपको फिर भी थोड़ी बहुत दिक्कत इसमें समझने में आएगी तो आप एक बार फिर से देख लेना, वरना मैं एक वीडियो सेपरेट बना दूंगा। अगर आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे कि हमें एक सेपरेट वीडियो चाहिए आईयूपीएसी के लिए, तो मैं डेफिनेटली उस पर बनाऊंगा, लेकिन वो तभी बनाऊंगा जब आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल देंगे। तो पक्की बात है, मैं फिर आपको एक सेपरेट वीडियो में पूरी आईयूपीएसी समझा दूँ, जो आपके 10th में काम आने वाली। इसमें से कौन सा ब्यूटेनोइक एसिड है भैया, याद रखना, ये जो ओइक एसिड होता है, पहली बात तो ये फंक्शनल ग्रुप है और इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, या तो ये ऐसे जुड़ा हुआ दिखेगा आपको ग्रुप में, या फिर ये COOH लिखा हुआ दिखेगा, ये ओइक एसिड होता है। तो ये जिसके भी साथ लग जाता है ना, वो ब्यूटेनोइक, प्रोपेनोइक, मीथेनोइक इस तरीके से बन जाता है। तो आप पहले तो ये देखो COOH कहाँ कहाँ लिख रहा है। आप कहोगे देखो चारों के चारों में COOH दिख रहा है, ठीक है। अब ब्यूटेन में ये तो जानते हो ना कि ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं, बस 4 कार्बन गिनो, 1 2 3 4 5, पहला ही गलत, क्योंकि 4 कार्बन का ब्यूटेनोइक बनेगा। 1 2 3 4 5 ये भी गलत, 1 2 3 4 5 ये भी गलत। 3 तो ऑप्शन मैंने सीधे ही खत्म कर दिए क्योंकि सारे के सारे पेंटानोइक को रिप्रेजेंट कर रहे थे। 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए, कार्बन गिनने हैं हमें, ठीक है। तो इसका मतलब आपका ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इसी का नाम ही ब्यूटेनोइक है, ठीक है। बाकी इन तीनों का नाम पेंटेनोइक एसिड है, क्योंकि वहां 5 5 है। अच्छा, अगर हम पेंटीन की बात करें, आइसोमर्स, पहले तो हम आइसोमर्स की बात कर लेते हैं भाई। आइसोमर्स वो होता है जिसका केमिकल फॉर्मूला तो सेम होता है, सेम केमिकल फॉर्मूला, सेम केमिकल फॉर्मूला, और बट लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट बनाए जा सकते हैं, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, ठीक है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज द पेंटेन का आइसोमर्स। अब अगर मैं पेंटेन का आइसोमर्स बनाऊं, ठीक है, तो देखो क्या होगा। पेंटेन, पेंटेन का मतलब है, एन का मतलब क्या है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है तो C5H12, यही होगा या नहीं होगा। फॉर्मूला बताया था एल्केन का, CnH2n+2, ठीक है। तो C5H12 हो गया। अब C5H12 को आप कितने तरीकों से उसकी अलग अलग स्ट्रक्चर बना सकते हो। पहला आप कहोगे कि मैं इसको बिल्कुल सीधी चेन में स्ट्रेट में ज्वाइन कर सकता हूं, ये मेरी पहली स्ट्रक्चर बनेगी। दूसरा मैं क्या कह सकता हूं, मैं आपसे कहूंगा एक काम करो, 4 कार्बन एन से रहने दो और एक ब्रांच बना दो। आप कहोगे ये दूसरा आइसोमर बन सकता है। देखो केमिकल फॉर्मूला सेम रहेगा, 5 कार्बन अब भी है, 5 कार्बन अब भी कहलाएगा, बस आप चेंज क्या कर रहे हो, आप चेंज कर रहे हो उसकी स्ट्रक्चर में। पहले सीधी चेन थी, फिर उसके बाद एक ब्रांच कार्बन की बनी, और तीसरे वाले में आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो 2 ब्रांच बना सकते हो, बना दी। तो जब आप 2 ब्रांच बना रहे होते हो, ये अलग है, ये वाली स्ट्रक्चर अलग है, ये वाली स्ट्रक्चर अलग, ठीक है। जब अब इसके कितने आइसोमर्स हैं ये तो हमें पता चल गया कि इसके सिर्फ 3 आइसोमर्स हैं, यानी कि 3 स्ट्रक्चर अलग अलग दिखाई जा सकते हैं, या तो स्ट्रेट चेन, या तो एक ब्रांच, या फिर 2 कार्बन की। अगर आप स्ट्रेट चेन बनाते हो तो इस आइसोमर का नाम होता है एन पेंटेन। अगर एक ब्रांच बनती है तो उसको कहते हैं आइसोपेंटेन, और अगर 2 कार्बन की ब्रांच बनती है तो भैया उसको कहा जाता है नियोपेंटेन। क्या कहा जाएगा, नियोपेंटेन। तो पेंटेन के केवल और केवल कितने आइसोमर्स पॉसिबल है, देयर आर 3 आइसोमर्स पॉसिबल्स, ठीक है, किसके, पेंटेन के। यहीं अगर वो ब्यूटेन के पूछता आपसे, ठीक है, अगर वो आपसे ब्यूटेन के पूछता, इसके पूछता ब्यूटेन के, तो आप कहते ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होगा, C4H10। अब इसके कितने आइसोमर्स बनेंगे, आप कहोगे पहला तो यही होगा जी, सीधी चेन जोड़, ये लो सीधी चेन। दूसरा आइसोमर्स आप कहोगे दूसरा होगा जी, एक ब्रांच बना दो, ये बना दी एक ब्रांच, ठीक है। अब आप 2 ब्रांच नहीं बना सकते, क्योंकि 2 ब्रांच दिखाने जाओगे तो दिखेंगी ही नहीं, तब भी एक ही कार्बन की ब्रांच दिखेगी। आप कहोगे जी कैसे, तो देखो, अगर आप इस पे इस तरीके से दिखाओगे तो काउंटिंग आप कैसे ही कर लो, 1 2 3, तब भी एक ही कार्बन की ब्रांच बनेगी, और एक कार्बन की ब्रांच मैंने ऊपर ही दिखा दी, ठीक है। अगर 2 कार्बन की ब्रांच पॉसिबल होती तो यहां बनती, अब पॉसिबल नहीं है इसलिए यहां नहीं बनेगी। तो यहाँ कितने आइसोमर्स बन सकते हैं, यहाँ केवल 2 ही आइसोमर्स बन सकते हैं, एक स्ट्रेट चेन और एक कार्बन का ब्रांच। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा एन ब्यूटेन, और अगर एक ब्रांच होती है तो उसको क्या बोलते हैं, आइसो ब्यूटेन। तो
ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं? 2, क्योंकि ब्यूटेन का भी कई बार आइसोमर पूछा गया है। बाकी और तो इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन आपका ब्यूटेन और पेंटेन का आइसोमर्स आपको पता होने चाहिए। बाकी आपको मैंने बनाने भी सिखा दिया, ठीक है। इसमें से कौन सी रिएक्शन अंडरगो जाती है एडिशन रिएक्शन? देखो जी, एडिशन रिएक्शन क्या होती है? एडिशन रिएक्शन वो होती है जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को इसमें कन्वर्ट कर देती है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। उस रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। अनसैचुरेटेड में कौन कौन आता है? अनसैचुरेटेड में एल्कीन आती है और एल्काइन आती है। यानी कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड जो होते हैं वो सब आपके अनसैचुरेटेड होती हैं, वो उसको सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड में कन्वर्ट कर देती है, एल्केन बनाती है। अब आप यहाँ पर ये देख लो, यहाँ पर आपका अनसैचुरेटेड कौन है? CH4। भैया ऐसे तो मीथेन कहते हैं और मीथेन एल्केन ग्रुप का है, इसलिए ये तो आपका बिल्कुल भी एडिशन रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि अनसैचुरेटेड ही एडिशन रिएक्शन देते हैं। C3H8 एल्केन है, C2H6 एल्केन है, C2H4 इज द ओनली एल्कीन, और इसका नाम क्या होगा? दिस इज नोन एज द इथीन। इसको इथीन कहा जाएगा, ठीक है। ये इथीन है, तो केवल इसी की एडिशन रिएक्शन होगी। जैसे आप C2H4 में हाइड्रोजनेशन करोगे, यानी कि हाइड्रोजन का गैसेस पास करोगे, तो क्या होगा? आपका जो ये C2H4 है ना, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा C2H6 में। आप देखो ना, 2 हाइड्रोजन जैसे ही 4 के साथ और जाएंगे तो टोटल हाइड्रोजन 6 हो गए, और जैसे ही 6 हाइड्रोजन बनेंगे तो स्ट्रक्चर कैसी दिखेगी? स्ट्रक्चर दिखेगी ऐसी, ये H H H, और यहाँ पर भी H H H। तो जो आपका यहाँ पर डबल बॉन्ड था, यानी कि C डबल बॉन्ड C, ठीक है, यहाँ पर आपने 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए और 2 हाइड्रोजन आपने यहाँ दिखा दी। तो यहाँ डबल बॉन्ड था और इस डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर दिया। इसी रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन कहा जाता है। और अनसैचुरेटेड फैट को सैचुरेटेड फैट में बदलवाना कहलाता है हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, जिसे आप वेजिटेबल ऑयल भी कहते हैं, ठीक है। अगले पर आता है, अगला कह रहा है जब आप इथेनोइक एसिड को ट्रीट करते हो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो कौन सी गैस इवॉल्व करती है? भाई कार्बोनेट का ग्रुप देखते ही पता लगा लो कि कार्बोनेट का ग्रुप है, तो CO2 गैस आपकी इवॉल्व होगी। बाकी अगर आप रिएक्शन देखना चाहते हो तो लो, इथेनोइक एसिड आपका हो गया CH3COOH। जैसे ही इसकी रिएक्शन आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ करेंगे तो जो कंपाउंड बनेगा वो आपका होगा CH3COONA, जिसे सोडियम एसीटेट कहा जाता है। और इसके साथ पानी के मॉलिक्यूल्स बाहर आएंगे और प्लस एक गैस निकलेगी, दैट इज नोन एज CO2, ठीक है। तो ये पूरी रिएक्शन है और इसमें जो गैस बाहर निकली है वो CO2 है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, जो इथेनॉल है जैसे ही इसका ऑक्सीडेशन होता है तो ये क्या बना देता है? देखो, अगर हम इथेनॉल की बात करें, इथेनॉल होता है आपका CH3CH2OH। जैसे ही आप इसका ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीजन आप इसे देते हो, तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने की वजह से यहाँ पर ये इथेनॉल को किस में कन्वर्ट कर देता है? ये इथेनॉल को बना देता है इथेनॉइक एसिड। इसको क्या कहा जाता है? इथेनॉइक एसिड, जिसका दूसरा नेम भी आपने पढ़ा हुआ है एसिड बेसिस एंड सोल्ट में, एसिटिक एसिड, जो आपका विनेगर में पाया जाता है। तो जो आपका होगा इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करके आप क्या कर सकते हैं? एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगला आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन प्लेजेंट स्मेल देता है एस्टर की, जब इथेनॉल को सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हीट किया जाता है? याद रखना, इथेनॉल को सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हीट करने पर ऑक्सीडेशन होता है, इथेनोइक एसिड बनता है, और इथेनोइक एसिड ही प्लेजेंट स्मेल देता है एस्टर की। यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही है, CH3COOH। एसिटिक एसिड की ही प्लेजेंट स्मेल होती है, ठीक है। अगला कह रहा है इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? भैया ये जो बीच में है, देखो यहाँ पर 3 फंक्शनल ग्रुप एक जैसे दिखते हैं, लेकिन वो होते अलग अलग है, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ कैसे अलग अलग होते हैं। फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं ना, 3 ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जो एक जैसे लगते हैं। जैसे एक फंक्शनल ग्रुप है जो CHO है, एक फंक्शनल ग्रुप है COOH, और एक फंक्शनल ग्रुप होता है CO, ठीक है। इसको तो हम हमेशा याद रखना, ये जो CHO ग्रुप होता है ना, ये हमेशा ऑलवेज इसका मतलब आप फॉर्मेशन हमेशा याद रखो कि ये हमेशा हमेशा जो CHO ग्रुप होगा, ये या तो शुरू में होगा, बिल्कुल शुरू वाले कार्बन के साथ लगा होगा, या बिल्कुल एंड वाले कार्बन के साथ लगा होगा। ये बीच में कभी भी नहीं आ सकता, कभी भी। CHO ग्रुप कभी भी बीच में नहीं आ सकता, मतलब पहले और आखिरी के कंपाउंड को छोड़ के, आखिरी के कार्बन को छोड़ के कहीं भी नहीं लग सकता, ना दूसरे पे, ना तीसरे पे, ना चौथे पे, कहीं नहीं। और इसको बोलते हैं हम एल्डेहाइड। क्या है ये फंक्शनल ग्रुप? एल्डेहाइड, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? अल के नाम से बोलते हैं।
ठीक है, जैसे अगर आप इसे खाली CHO का नाम बोलोगे तो मीथेनल है, 2 कार्बन में आएगा तो इथेनल है, 3 में आएगा तो प्रोपेनल है, ठीक है। और COOH ये मैंने अभी बता दिया, इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये कार्बोनिक एसिड है जिसका आपका जो प्रफिक्स है वो क्या है, दैट इज ओइक एसिड, ठीक है। लेकिन जो ये COO है, ये कार्बन, ये वाला फंक्शनल ग्रुप हमेशा और हमेशा कार्बन के पहले और आखिरी के छोड़कर कहीं भी आ सकता है। ये ना तो सबसे पहले कार्बन पे होता है, ना सबसे आखिरी कार्बन पे। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, ये जो CO है ये यहीं पर है ना, बीचों बीच लगा हुआ है, तो इस ग्रुप को कहा जाता है भाई कीटोन ग्रुप। क्या कहा जाता है? कीटोन ग्रुप। और इसमें बनने वाले कंपाउंड के नाम के आखिरी में जो लगाते हैं वो ओन लगाते हैं, ओन, ठीक है। अगर आप इसका नाम पूछोगे तो ये 3 कार्बन है, इसलिए इसका नाम होगा प्रोपेनॉन, ये तो इसका नाम हो गया। और ये कीटोन ग्रुप का होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है कि कीटोन ग्रुप, ठीक है। अगला आता है कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में। जो कार्बन कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाता है वो क्यों बनाता है? क्योंकि उसकी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको चाहिए होती है, या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है या फिर एक्सेप्ट कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। मैंने बोला था कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसी वजह से तो वो क्या करता है, वो शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये भी बात सही है, तो यहाँ तो तीनों ही बात सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है एडिशन रिएक्शन आर अंडरगोन बाय, किसकी एडिशन रिएक्शन? यार अभी तो मैंने तुम्हें बताया था, एडिशन रिएक्शन हमेशा जो होती है वो अनसैचुरेटेड की होती है, यानी कि एल्कीन और एल्काइंस की होती है, दोनों की ही होती है। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है आइडेंटिफाई ए। आपको इस ए का वैल्यू बताना है, ये ए क्या होगा। अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देख पा रहे हो, CH3COOH की रिएक्शन जैसी Na2CO3 के साथ करते हैं तो CO2 निकलती है, H2O निकलता है। ये जो बचा हुआ ए है भाई, ये आपका क्या होगा, दिस इज CH3COONA, सोडियम एसिटेट ही बना, CH3COONA, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा इसका, ठीक है, CH3COONA। अगला आपका आता है, आपसे पूछ रहा है एक हाइड्रोकार्बन है, हैज 4 कार्बन एटम, गिव इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर एल्कीन है। बिल्कुल जनरल फॉर्मूले पे ही सीधा पूछ रखा है। एल्कीन का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2। जस्ट डबल होना चाहिए, 4 का डबल 10 नहीं होगा, 4 का डबल 8, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, C4H8 जो है वो आपका एल्कीन, इसलिए जनरल फॉर्मूले की आवश्यकता हमें पड़ती है, ठीक है। अगला हमसे पूछ रहा है पहला मेंबर एल्काइन होमोलोगस सीरीज का। देखो मैंने आपको जब स्टार्टिंग में बताया, मैंने बोला मिथेन में ना तो सिंगल बॉन्ड वो ना तो डबल बॉन्ड बनता है ना ट्रिपल बॉन्ड बनता है, उसके बाद सब में बनता है। तो ये जो एल्काइन है यानी कि ट्रिपल बॉन्डेड, पहला ट्रिपल बॉन्ड पूरी होमोलोगस सीरीज में इथाइन बनाता है, तो यानी कि ये, ठीक है, इथाइन इसका बिल्कुल सही आंसर है। इथाइन के बाद प्रोपाइन भी बनेगा, ठीक है। उसके बाद ये तो बिल्कुल नहीं हो सकते भाई, इन और एन तो खत्म कर दो, क्योंकि ये तो एल्केन और एल्कीन के एग्जाम्पल है। अगला सोप से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन भी होगा आपका। आपसे कह रहा है एक सॉप मॉलिक्यूल की खासियत क्या होती है। देखो सॉप मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं, सॉप मॉलिक्यूल हम ऐसे ऐसे समझते हैं जैसे हमने फ्रॉग के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब उनकी पहली स्टेज होती है तो वो एक टैडपोल की स्ट्रक्चर में बने रहते हैं। टैडपोल कुछ इसी तरीके का दिखता है ना, जो उसका क्या बोलते हैं, फ्रॉग के बच्चे का जो सबसे पहला फेज होता है, जो बर्थ वाला फेज होता है, जब वो सबसे पहले चरण में रहता है तो वो इसी शेप में रहता है, टैडपोल की शेप में। ये जहां पर आपको इसका ये दिख रहा है ना हिस्सा, यहाँ उसकी आंखें होती हैं, और आंखें हमेशा कहाँ होती हैं, हेड पर, तो ये हेड कहलाता है। एंड दिस पोर्शन इज नोन एज द टेल, ये कहलाता है टेल, ठीक है। ये क्या होता है आपका, टेल होता है। अगर हम बात करें सॉप मॉलिक्यूल्स की, तो सॉप मॉलिक्यूल में हमारे दो दो चीजें होती हैं। जो सॉप मॉलिक्यूल होता है ना, इसमें दो चीजें होती हैं। एक चीज होती है नॉन पोलार, और एक चीज होती है इसमें पोलार। नॉन पोलार जिसे आप हाइड्रोफोबिक कहते हो, हाइड्रोफोबिक, और पोलार जिसे आप हाइड्रोफिलिक कहते हो, हाइड्रोफिलिक कहते हो। हाइड्रोफोबिक वो चीज होती है जो वाटर को रिपेल करती है, यानी कि पानी से दूर भागने वाले कंपाउंड। और हाइड्रोफिलिक वो होते हैं जो वाटर लवेबल होते हैं, जो पानी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि ये पोलार कंपाउंड है, यानी कि आयोनिक कंपाउंड है, इनके पास आयंस मौजूद है, ठीक है। अगर हम बात करें
सॉप मॉलिक्यूल की, तो सॉप मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है? सॉप मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है C17H35COONA, ये होता है। ठीक है, ये जो C17H35 है, ये सॉप मॉलिक्यूल की टेल होती है। क्या होती है? ये मॉलिक्यूल की टेल होती है, और ये जो आपके पास आगे दिख रहा है, ये इस सॉप मॉलिक्यूल का हेड होता है। क्योंकि हेड पर आप सभी जानते हो ऑक्सीजन और सोडियम, इस पर पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। ठीक है, यहां पर चार्जेस मौजूद हैं, यानी कि जो हेड होगा वो पोलार हेड होगा। पोलार हेड होगा यानी कि आयोनिक हेड होगा। अब आयंस किस में डिसॉल्व होंगे? उसी में ही डिसॉल्व होंगे जिसमें और पहले से आयंस मौजूद होंगे, क्योंकि तभी तो आयंस का एक्सचेंज होगा। लेकिन टेल के पास कोई आयंस मौजूद नहीं है, क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्डिंग है C17H35। तो ये जो टेल है ना, ये टेल आपकी कैसी होगी? नॉन पोलार होगी। क्या होगी? नॉन पोलार होगी। तो सीधी सीधी बात है कि टेल अगर नॉन पोलार है, यानी कि इसका जो फोर्स होगा वो कैसा होगा? हाइड्रोफोबिक होगा। टेल हाइड्रोफोबिक होगी, और जबकि हेड आपका क्या होगा? हाइड्रोफिलिक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। गाइस, आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशन सब कुछ समझ आया होगा, और मेरे को जहां तक लगता है कि आपको अगर डाउट रहा होगा तो वो आईयूपीएसी में ही रहा होगा। इसलिए मैंने आपको बोला कि जिसको भी आईयूपीएसी पढ़नी है या चाहिए कि एक वीडियो में आईयूपीएसी के ऊपर भी बनाऊं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, क्योंकि मुझे भी तभी अच्छा लगेगा जब आपका पार्टिसिपेशन उसमें होगा, जब आप भाग्य उसमें लेंगे। ठीक है, भाग लेंगे, सॉरी। जब आप उसमें भाग लेंगे तो मुझे भी लगेगा कि हाँ, आप भी सीरियस है, तो फिर मेरे को उसके ऊपर वीडियो बनाने में बहुत कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलेगा, है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।